अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम हमने जो I2B का टॉपिक पढ़े थे उसमें से हमने जो है वो होम ट्रेड जो है वो शुरू किया हुआ था। ठीक है, तो वो हमारा होम ट्रेड के हवाले से कंप्लीट हो चुका हुआ था। अब जो है वो हमारा जो टॉपिक न्यू स्टार्ट होगा वो होगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड क्या होती है और उसका हमारा क्या क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से आएगा, व्हाट आर foreign trade and what are its causes, and also describe its important merits and demerits। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। डिफरेंट टॉपिक इसमें जो है वो आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या होती है। जैसे आपने होम ट्रेड के बारे में पढ़ा था, होम ट्रेड का मतलब होता है कि जो अपने ही मुल्क में रहते हुए हम चीज़ें जो है वो ख़रीदते हैं एक जगह से और दूसरी जगह बेचते हैं, यानी कि इसमें जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो वन कंट्री की होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर हम यही सेम काम जो है वो दूसरे ममालिक में करें, डिफरेंट कंट्रीज़ में करें, तो वो हमारे पास फॉरेन ट्रेड कहलाती है। मिसाल के तौर पे कि हमने जो है फर्टिलाइज़र है हम वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, सॉरी इंपोर्ट करवाते हैं, मोबाइल्स वगैरह इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो फॉरेन ट्रेड में आती हैं। ठीक है, फॉरेन ट्रेड क्यों की जाती है बेसिकली, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे ममालिक में मौजूद नहीं है, हमारे पास नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, हम दूसरे ममालिक से वो चीज़ें ख़रीद लेते हैं। इसमें अभी लिखा हुआ है सम कंट्रीज़ गेट स्पेशलाइजेशन। कुछ कंट्रीज जो है वो किसी चीज़ को बनाने में बहुत स्पेशलाइज होते हैं, जैसे कि सऊदी अरब है, उसके पास ऑयल का स्टॉक है। अब इसका जो ऑयल होता है ये पूरी दुनिया में जो है वो लोग इनसे ख़रीदते हैं, क्योंकि इनके पास ये स्पेशलिस्ट जो है वो कह सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास बहुत ज़्यादा मौजूद है। इंग्लैंड जैसे स्टील और आयरन वगैरह एक्सपोर्ट करता है, अफ्रीका गोल्ड एक्सपोर्ट करता है सबको। बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जैसे हमारा पाकिस्तान है, हम एग्रीकल्चर में हमारी डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, हम एग्रीकल्चर जो है वो चीज़ें जो है वो बैरून मुल्क में एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सारा जो है वो वेज है फॉरेन ट्रेड का। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड एनलार्ज द मार्केट फॉर द कंट्री आउटपुट, यानी कि क्या कहते हैं, मुल्क में जो है वो उनकी आउटपुट को लार्ज करने के लिए, अपना बिज़नेस बढ़ाने के लिए, अपनी बिज़नेस की यानी कि जो है वो ग्रोथ करने के लिए, इंजन ग्रोथ के लिए, अपने डोमेस्टिक आउटपुट्स को बढ़ाने के लिए। डोमेस्टिक आउटपुट्स कहते हैं कि हमारा जो अपने मुल्क का जो भी आउटपुट है, जो भी पैसा है, हम बैरून मुल्क से जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करवा के उनसे पैसा जो है वो भी लेते हैं। ठीक है, इट हेल्प्स द इकोनॉमिक ग्रोथ इन ऑफ अ कंट्री, इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर करती है। परचेज फ्राम अदर कंट्रीज़ आर इम्पोर्ट एंड सेल्स टू अदर कंट्री आर एक्सपोर्ट। हम जो लोगों से चीज़ें ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से वो इम्पोर्ट कहलाती हैं, और जिनको हम बेचते हैं वो एक्सपोर्ट्स कहलाती हैं। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखें। व्हेन देयर इज़ एनी डीलिंग इन गुड्स और सर्विसेज, कोई भी डीलिंग चीज़ों की, ठीक है, गुड्स कहते हैं चीज़ों को, और सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज़, ठीक है, यानी कि दो या दो से ममालिक के दरमियान, इस कॉल्ड फॉरेन ट्रेड, वो फॉरेन ट्रेड कहलाते हैं कि हम चीज़ें जो हैं वो उनकी डीलिंग करते हैं, दो या दो से ममालिक के दौरान होती है डीलिंग, वो फॉरेन ट्रेड कहलाती है। अदर इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉरेन ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द सिटीजन्स ऑफ टू और द मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। इंडिपेंडेंट कंट्री, वो इंडिपेंडेंट से मुराद आज़ाद मुल्क। क्यों? क्योंकि वो हर किस्म के रिस्ट्रिक्शन से आज़ाद होते हैं, उनको किसी भी किस्म का कोई भी हम पाबंदी नहीं होती, तो ऐसे ममालिक में चीज़ को एक्सचेंज करना जो है वो फॉरेन ट्रेड कहलाता है। आगे इसके मेन पॉइंट्स बताए गए हैं कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है,
2 are the more citizens of a different countries, और 2 are the more independent countries, एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सारे मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के। आगे कॉजेज़ मतलब कि क्यों की जाती हैं। इसमें सबसे पहले है एवरी कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग, यानी कोई भी जो है मुल्क हर चीज़ जो है वो ख़ुद नहीं बना सकता। इसको क्या होता है, रिक्वायर होता है कि दूसरे ममालिक से इम्पोर्ट करे। इस वजह से क्या होता है, फ़ॉरेन ट्रेड की जाती है। उसके बाद है कि फ़ॉरेन ट्रेड का एक और फ़ायदा ये होता है, वजह ये बनती है कि हमारे ममालिक के दरमियान जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे होते हैं। जैसे चाइना के साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट उनसे कुछ भी लेते हैं या उनको देते हैं, तो इससे हमारा आपस में जो है वो रिलेशन ममालिक का अच्छा होता है। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ अ theory of cooperative cost, the country can specialize in one or more commodities and export them to other countries to earn profit, import those goods which are not be produced cheaply। यानी कि इसमें कहते हैं कि हमारे पास कंपैरेटिवली जो कॉस्ट होती है, कंपैरेटिव कॉस्ट ये होती है कि हम जो है वो दूसरे ममालिक में जब किसी चीज़ को बेचते हैं या ख़रीदते हैं तो उनकी कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू जो अपने ममालिक में बनाई जाती है वो ज़रा सस्ती होती है, ठीक है। तो दूसरे ममालिक में चीज़ बेचने की वजह से या ख़रीदने की वजह से हमें वो चीज़ महंगी मिलती है, ठीक है। तो दोनों कमोडिटीज़ के दरमियान जो है वो कॉस्ट को स्पेशलाइज करने के लिए जो है वो हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स टू गेटिंग द एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की जो डिवीजन होती है, यानी कि उनको जो है वो बेहतर करने के लिए उनकी मदद के लिए उनके लिए फ़ायदा मंद होती है, उसके लिए की जाती है। उसके बाद है इट इज़ कॉल्ड द इक्वेंट विद द कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज़, यानी दूसरे इक्वेंट का मतलब होता है वाकिफ़ होना। हमारा जो है वो जो वजह होती है फ़ॉरेन ट्रेड करने की, हम कह सकते हैं कि हमारी वाकफ़ियत होती है दूसरे ममालिक के कल्चर के स्काफ्स के साथ। उसके बाद है इट बॉर्डन्स द मार्केट ऑफ अ कंट्री प्रोडक्ट्स के जो है वो उसकी मार्केटिंग होती है। जैसे कि अब हम अपने दूसरे ममालिक में चीज़ बेचते हैं या वहाँ से कहीं से ख़रीदते हैं तो हमारे अपने ही मार्केट की जो है वो वसी हो जाते हैं। यानी कि अगर हम अपने ममालिक में चीज़ अपने मुल्क में जो चीज़ बेच रहे हैं तो अगर दूसरे ममालिक में बेचेंगे तो हमारी जो है वो मार्केटिंग ज़्यादा होगी, हमारी एडवर्टाइजिंग ज़्यादा होगी। इट हेल्प्स द राइजिंग ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड। हम कह सकते हैं कि हमारा जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो हाई करने के लिए हम जो है वो फॉरेन ट्रेड करते हैं। आगे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें सबसे पहले क्या आ रहा है, बाउंड्रीज़। इसकी बाउंड्री में सबसे पहले क्या शामिल है कि इसकी हदूद जो है वो 2 इंडिपेंडेंट नेशंस या कंट्रीज़ के दौरान होती हैं। स्कोप एज़ कम्पेयर टू होम ट्रेड, इसका जो है वो स्कोप ज़्यादा है। इंटरनेशनल मार्केट बन जाती है, इंटरनेशनल वे पे हम लोग जो है वो काम करते हैं। जैसे कि अब नेस्ले की कंपनी है, आपको पता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है। इसके अलावा जो है वो हम कह सकते हैं यूनिलीवर कंपनी है, फिर जो है वो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंपनी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हैं, ठीक है। उसके अलावा अमेज़ोन है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे है। तो ये क्यों होता है, इनका स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। पूरे दुनिया में हम कह सकते हैं कि फ़ॉरेन ट्रेड जो है वो अपने स्कोप को बढ़ाती है। उसके बाद कंट्रीज़ इकोनॉमी, ठीक है, फ़ॉरेन करेंसी, यानी यहाँ हम क्या करते हैं, पेमेंट्स करते हैं फ़ॉरेन ट्रेड को उनकी अपनी करेंसी में। जैसे कि हम कहीं से एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज़, ठीक है, हमने बेची है, अपने मुल्क की कोई चीज़ बेची है, तो हम अपनी करेंसी के वैल्यू के मुताबिक उनसे चीज़ वो ख़रीदें, उनको बेचेंगे। लेकिन हम अगर ख़रीदते हैं, लेट्स सपोज हम अमेरिका से कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो हम उनको पेमेंट डॉलर्स में करेंगे, ना कि रुपये में। तो जिनसे फ़रोख्त की जाएगी, एक्सपोर्ट की जाएगी, बेसिकली उनकी करेंसी को प्रेफर किया जाएगा। उसके बाद है कंट्रीज़ इकोनॉमी, ठीक है, ये कंट्रीज़ इकोनॉमी पर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, चीज़ को अगर इंपोर्ट करवाते हैं तो वो चीज़ हमें महंगी मिलती है, महंगी मिलने की वजह से हमारे पास ख़र्चा ज़्यादा होता है। और अगर हम एक्सपोर्ट करवाते हैं तो एक्सपोर्ट के एक्सपोर्ट जब करवाया जाता है तो आपको पता है कि उसमें ये होता है कि हम अपनी करेंसी के मुताबिक पेमेंट करते हैं। तो अगर हम डॉलर के साथ अपनी करेंसी को कंपेयर करेंगे तो उनको चीज़ सस्ती मिलेगी, हमारे पास जो है उसकी इफ़ेक्ट जो है वो ये पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी उससे रिकवर नहीं होगी। इसको कहा जाएगा कि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो कभी अनफेवर होगा तो कभी फेवरेबल होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिटेल में आपको आगे जाके बताऊंगी। नेक्स्ट देखें लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन से क्या मुराद होता है कि हमें जो है वो इसके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट से
परमिशन लेनी पड़ेगी, हमें इजाज़त लेनी पड़ेगी, तभी हम फ़ॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। इसके बगैर हम फ़ॉरेन ट्रेड नहीं कर सकते। इसके ऊपर कोई प्रोविजंस, कुछ नेसेसरी जो है प्रोविजंस होती हैं, कुछ जो है वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, उनका इजाज़तनामा लेके फिर जो है वो जो है ये परमिशन के साथ जो है वो हम फ़ॉरेन ट्रेड कर सकते हैं। गुड्स को इंश्योर करवाया जाता है। अब जैसे कि आपको पता है कि जब बैरून मुल्क से कोई चीज़ आनी होती है तो वो उसके लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ठीक है, ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा डिस्टेंस लगता है, जिसकी वजह से हमें पहले उनको इनके गुड्स की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ऑब्वियसली जब हम चीज़ जो है वो बैरून मुल्क से मंगाएंगे तो हमें हैवी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो उसकी ज़रूरत होगी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें जो है वो हम शिपमेंट के थ्रू हम मंगवा सकते हैं, हम एरोप्लेन के थ्रू मंगवाएंगे। अब वो वहाँ पे आपको पता है कि उनके जो ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। इसकी वजह से फ़ॉरेन ट्रेड हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो महंगी पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। कल्चर, फ़ॉरेन ट्रेड से हम क्या पता चलता है कि दूसरे ममालिक का कल्चर क्या है, फिर हम क्या करते हैं उस कल्चर या उस ट्रेडिशन के मुताबिक जो है वो चीज़ को बनाते हैं ताकि हम एक्सपोर्ट करवा के ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। नेक्स्ट है, अच्छा, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ फ़ॉरेन ट्रेड। अब फ़ॉरेन ट्रेड की क्या टाइप्स होती हैं? पहली है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड से मुराद होता है कि जब चीज़ हम ख़रीदते हैं दूसरे ममालिक से, यानी कि व्हेन अ कंट्री बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज़, वो क्या कहलाएगी? इम्पोर्ट ट्रेड कहलाएगी। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है कि जब हम सेंड करते हैं, भिजवाते हैं, हम उनको क्या करते हैं, उनके आगे बेचते हैं अपनी चीज़, तो वो हमारे पास एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाती है। उसके बाद है इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड से मुराद होता है वो ट्रेड जो क्या करती है, यानी एक पूरी मार्केट बनती है इंटरनेशनल ट्रेड की। वो क्या करते हैं, एक जगह से चीज़ को लेके ख़रीद के फिर बाद में दूसरी जगह पे उसको एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि री एक्सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इन इंटरपोर्ट ट्रेड गुड्स आर इम्पोर्टेड फ्राम द वेरियस कंट्रीज विद अ व्यू ऑफ री एक्सपोर्ट दैम टू अदर कंट्रीज़, यानी पहले एक जो है वो चीज़ जो वो एक साइड से इम्पोर्ट की जाती है, ठीक है, वेरियस कंट्रीज से हम चीज़ों को ख़रीदते हैं, फिर बाद में वहाँ से री एक्सपोर्ट करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ ट्रेड आर केप्ट इन बाउंडेड वेयर हाउसेज़, वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेयर हाउसेज़ होते हैं, टिल दे आर री एक्सपोर्टेड, जब तक वो री एक्सपोर्ट नहीं हो जाते, इसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। ये करने का मकसद ये होता है कि कुछ ऐसे ममालिक होते हैं जिनका हमारे साथ रब्ता अच्छा नहीं होता या हमारी उन तक पहुँच नहीं होती, हम जो है वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर होते हैं, तो वो एक दरमियानी रास्ता बनाते हैं हम। जैसे कि आपको सी पैक का पता चला है, सी पैक में क्या बन रहा है कि हम दूसरे ममालिक से जो है वो आसानी से जो है वो ख़रीदो फरोख्त करवा के उसकी ट्रांसपोर्टेशन को हम जो है वो क्या कर रहे हैं, कंसाइज करके किसी तरीके से हम उनसे जो है वो चीज़ को जो है वो एक्सपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वो वेयर हाउस, वो जो सी पैक है वो इसीलिए बनाया जाएगा कि हम ज़्यादातर ममालिक से चीज़ों को ख़रीदेंगे, फिर बाद में उसको किसी दूसरे ममालिक में जो है वो री एक्सपोर्ट करेंगे। उससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, हम इंटरनेशनल लेवल पे ज़्यादा जो है हमारी मार्केटिंग होगी, ज़्यादा हमारी स्कोपिंग होगी। ये इंटरपोर्ट ट्रेड इसलिए होती है क्योंकि बहुत सी जगहों पे हमारा पहुंचना मुश्किल होता है या वहाँ से चीज़ आना मुश्किल होता है, तो हम एक मिड का रास्ता जो है वो यूज़ करते हैं। जैसे मिड का रास्ता कौन सा बन रहा है, सी पैक का बन रहा है, उसी की एग्जांपल के साथ मैं आपको इंटरपोर्ट ट्रेड बता रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस को देखेंगे जी। तो इसकी इम्पोर्टेंस में क्या कहा गया है कि क्यों की जाती है। सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अवेलेबिलिटी से मुराद चीज़ों की दस्तयाबी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास नहीं होती, हम उसकी दस्तयाबी के लिए क्या करते हैं, बैरून मुल्क से चीज़ लेते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल मैंने बताइए कि पाकिस्तान इंपोर्ट करता है पेट्रोल, मॉडर्न मशीनरी, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज फ्राम अदर कंट्रीज, ठीक है। रॉ मटेरियल लेते हैं हम, जो है वो उसमें जो है पेट्रोल आ जाता है हमारे पास। इसके अलावा हम जैसे मोबाइल्स हो गए, वॉशिंग मशीन हो गई, एरोप्लेन्स हैं या ट्रेन्स हैं, ये यहाँ तो मैन्युफैक्चर नहीं होती, इनको जो है वो बैरून मुल्क से इंपोर्ट करवाया जाता है। फिर बहुत सी चीज़ों के लिए रॉ मटेरियल, जैसे गोल्ड है, गोल्ड जो है वो हम दूसरे ममालिक से ख़रीद के फिर उसको जो है वो जेवर में उसका जेवर बना के फिर हम आगे जो है वो यूज़ करते हैं अपने मुल्क में। तो हम कह सकते हैं कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी जो है वो फ़ॉरेन ट्रेड के ज़रिए है। उसके बाद आउटलेट फॉर
द सरप्लस प्रोडक्शन। आउटलेट फॉर सरप्लस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमारे पास दुकानें, आउटलेट कह सकते हैं हम लोग दुकान को, ठीक है। आउटलेट मतलब जो बाहर जो चीज़ लोगों ने अपने बेचने के लिए लगाई होती है, तो दुकानों के लिए हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार जो है वो बन जाती है। बैरून मुल्क में जब हम लोग अपना आउटलेट दिखाते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी जो है वो एक आसान अल्फाज में कहेंगे कि हमारी जो मार्केट है, जो आउटलेट है, जो दुकान है, वो बहुत ज़्यादा वेज के ऊपर सबके सामने जो है वो ज़ाहिर होती है। किसकी वजह से? फ़ॉरेन एक्सचेंज या फ़ॉरेन ट्रेड, यानी कि इसमें फ़ॉरेन एक्सचेंज के बारे में जो है बताया गया, इसके मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं अब्रॉड लेवल पे, यानी कि बाहर के ममालिक में, तो हमें विच नॉट ओनली हेल्प, जो कि ना सिर्फ हमें सेविंग में मदद देता है, सेविंग करता है हमारी जो चीज़, जो वेस्टेज ऑफ गुड्स है, बट ऑल्सो अर्निंग द वैल्यूएबल फ़ॉरेन एक्सचेंज, और फिर बाद में हमें जो है वो फ़ॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। फ़ॉरेन एक्सचेंज से मुराद होता है कि हम लोग जो है वो करेंसीज़ को तब्दील करते हैं, तो करेंसीज़ को जो तब्दील किया जाता है उसको फ़ॉरेन एक्सचेंज कहा जाएगा। ज़र मुबादला भी इसको कह सकते हैं कि ज़र को तब्दील करवाना। उसके बाद है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब यहाँ पे होता है कि हमने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि हमें बाजू का रॉ मटेरियल की कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ जाती है, हमें जो है वो पेट्रोल की, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, वो नेचुरल रिसोर्स जो है वो हमें दूसरे ममालिक से आसानी से हासिल होता है और अच्छी क्वालिटी में वो चीज़ हमें हासिल होती है। तो हम कह सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके तो अपनी जो है वो एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नीड डिफेंस। डिफेंस मतलब कह सकते हैं डिफेंस नीड के जैसे वेपन्स हैं, वेपन्स आ जाते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि बंदूक वगैरह या जो है वो एटमी धमाकों के लिए, यानी कि जितना भी डिफेंस के लिए जितना भी जो है वो यूज़ होता है, आर्म्स हैं इसमें, वेपन्स हैं, वो टैंक्स हैं, ये हम जो है वो क्या करते हैं, बैरून मुल्क से ही ख़रीदते हैं, ठीक है। एवरी कंट्री especially developing and the less developed countries require arms or weapons for its defense, but all the countries cannot manufacture, यानी कि उनको ज़रूरत होती है डिफेंस की, लेकिन बहुत से ममालिक जो है वो नहीं बना सकते। तो मॉडर्न डिफेंस जो है, वेपन्स जो है वो किसके ज़रिए जी हमें हासिल होती है? हमें फ़ॉरेन ट्रेड के ज़रिए जो होती है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव होना, मार्केट का जो है वो बहुत अच्छा फैलाव हो जाता है, स्प्रेड हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, हमारी जो है वो मार्केटिंग ज़्यादा से ज़्यादा होती है, हमारा फिर कारोबार और अच्छा और बेहतर होता है। इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। हमारा जब एम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं रोज़गारी के मौके हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्राहम होंगे। रिमूवल ऑफ मोनोपली की रिमूवल हो जाएगी। मोनोपली कहते हैं इजारादारी को, ठीक है। इजारादारी से क्या मुराद होता है कि जहाँ पे बेचने वाला सिर्फ एक होता है और ख़रीदने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब मोनोपली जो है वो हम फ़ॉरेन ट्रेड जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास मोनोपली जो है वो रिमूव हो जाएगी। फ़ॉरेन ट्रेड के थ्रू हमें वो चीज़ भी हासिल हो जाएगी जो हमारे पास नहीं होती। तो इस तरह से मोनोपलिस्ट की जो मिकदार है वो कम हो जाएगी। उसके बाद स्टेबिलिटी इन प्राइस। यहाँ पे स्टेबिलिटी का मतलब होगा इस्तेकाम, ठीक है, ठहराव। प्राइस में ठहराव आ जाता है, यानी कि हम चीज़ जब एक्सपोर्ट करवाते हैं तो हमें जो है वो बड़े आसानी से सस्ते लेवल पे या एक ही जो है वो प्राइस के ऊपर रहती है, इसमें बढ़ाओ या चढ़ाओ नहीं होता। वर्ल्ड पीस, जब हम ट्रेडिंग करेंगे पूरी दुनिया में अमन होगा, क्योंकि ट्रेडिंग फ़ॉरेन ट्रेड करने से हमारे आपस में जो है ममालिक के रिलेशन जो उनसे हैं, ट्रेड रिलेशन की वजह से ममालिक के रिलेशन अच्छे होंगे। जब उनके रिलेशन अच्छे होंगे तो पूरी दुनिया में जो है वो अमन हो सकता है। डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड कंट्रीज़। बैकवर्ड जो पसमानदा ममालिक हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो फ़ॉरेन ट्रेड इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास जो है वो चीज़ें नहीं होती तो वो लेटेस्ट मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी को जो है वो अपने ममालिक में इंपोर्ट करवा के तो डेवलप जो है वो कंट्री बन सकते हैं पूरी दुनिया में। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ द फेस नेचुरल क्लाइमेट्स, यानी नगानी आफात जैसे सैलाब है, फ्लड है या ज़लज़ला वगैरह जब आ जाता है तो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के थ्रू ही हम जो है वो इनसे बच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिलियरिटी विद ट्रेडिशंस। ट्रेडिशन मतलब रवायात। हमें जो है वो फेमिलियरिटी का मतलब होगा
कि हमें लोगों की वाक़फ़ियत भी इसमें आ सकती है कि हम जान जाते हैं कि लोगों की रवायात क्या हैं, उनकी ट्रेडिशनल क्या है। हमारा जो है जब लोगों के साथ दूसरे ममालिक के साथ अच्छा रिलेशन होगा तो हम उनकी ट्रेडिशन के मुताबिक जो है वो चीज़ों को वैसा मैन्युफैक्चर करके तो उनसे अच्छे रिलेशन बनाएंगे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फॉरेन ट्रेड जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा फैक्ट रखता है, बहुत ज़रूरी होता है। उसके जो है वो इसमें मशीनरी, टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ये सारा कुछ हम बैरून मुल्क से ख़रीद के तो अपने मुल्क में अच्छा सा जो है वो कारोबार जो है वो और बेहतर कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर के लिए अब हमारे ममालिक में मुल्क में तो कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है वो बैकबोन है इकोनॉमी की, हमारी इकोनॉमी की। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि हमारे पास जो है वो एग्रीकल्चर में आ जाता है, माल्टे वगैरह आ जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहला मुल्क है जो कि माल्टों की बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है और लाखों करोड़ों अरबों जो है वो माल्टे की पैदावार से ही बनाता है। तो अगर हमारा जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम जो है वो राइस बहुत अच्छे बनाते हैं, वेजिटेबल्स, कॉटन्स वगैरह ये बहुत अच्छे जो है वो हमारे ममालिक में बनाए जाते हैं, हमारे मुल्क में बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये लार्ज लेवल पे एक्सपोर्ट करते हैं। इस तरह से हमारी डेवलपमेंट जो है वो एग्रीकल्चर की भी ज़्यादा होगी और हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी। उसके बाद है बेस्ट क्वालिटी ऑफ मिनिमम कॉस्ट। हम मिनिमम कॉस्ट यानी कि कम से कम लागत लगाते हैं और क्वालिटी जो है वो अच्छी जो है वो बनाते हैं कि हमारा कम कॉस्ट में, कम लागत में ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो बनाई जा सके। ठीक है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ फॉरेन ट्रेड की बदौलत है, क्योंकि अच्छी मशीनरी वगैरह, जब हमें मटेरियल वगैरह अच्छा हासिल होगा तब हम जो है वो अच्छा जो है वो बेहतर वे पे काम कर सकेंगे। उसके बाद हाई लिविंग स्टैंडर्ड को हाई किया जाता है जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे। हमारे ममालिक में जो है वो हमारी जो एक्सपोर्ट के थ्रू हमारी इनकम जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम से मुराद होता है एक बंदे की जो अर्निंग है एक्सपोर्ट के दौरान वो इंक्रीज़ होगी। ठीक है, इंपोर्ट से हम अपनी नीड्स को, इंपोर्ट बेसिकली की जाती हैं अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए और एक्सपोर्ट की जाती हैं ताकि हम इंक्रीज़ कर सकें पर कैपिटा इनकम। तो जब हमारे पास हमारी नीड्स भी पूरी होंगी, हमारी एक्सपोर्ट के साथ हमारी अर्निंग भी पूरी होगी, तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर रिसोर्सेज। हमें पावर रिसोर्सेज की भी बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत। पावर रिसोर्सेज में आता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हमें, जैसे कि ऑयल है या गैस है या बिजली है, ठीक है, ये सारे पावर रिसोर्सेज होते हैं। इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो हमें बड़ी आसानी से जो है वो दूसरे ममालिक से हासिल करके तो अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमी डेवलपमेंट, जब ये सारा कुछ होगा तो ऑटोमेटिकली किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। इसमें उनका वॉल्यूम प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तब उस दौरान भी जो है वो हमारी सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारा जो है वो बेहतर तौर पे काम होगा। अब यहाँ पे बात हो रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। जैसे मैंने आपको पीछे समझाया था कि मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आपको बताऊँगी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है, एक जगह पे कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट, ठीक है, और एक जगह हम कर रहे हैं इंपोर्ट। ठीक हो गया। अगर तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट हम जो है वो कम कर रहे हैं, मतलब कि दूसरे ममालिक से कम चीज़ें मंगवा रहे हैं लेकिन ज़्यादा भिजवा रहे हैं, तो पैसा ज़्यादा, हमारे पास जो कैश है वो यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास कैश जो है वो एज़ कम्पेयर टू इंपोर्ट कम जा रहा है। लेकिन अगर हम इस दौरान लेट्स सपोज कि यहाँ